ये मूवी देखकर आपको भी लाइफ में कभी ना कभी तो स्कूबा करने का मन किया होगा, मुझे भी किया था। और इसी विश को पूरी करने मैं पहुंचता हूँ इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड अंडमान। अब अंडमान के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती। चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता से जाया जा सकता है। तो अहमदाबाद से हैदराबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट करवा के और ऊंचे आसमान से नीले समंदर का ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए हम पहुंचते हैं अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। अब जितना सुन रखा था अंडमान के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था ये। और यहाँ पर आते ही मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स हैं। यहाँ का जो भी है ना सर, वो यहाँ का है ही नहीं है। अच्छा, बाहर से ही आया वाला है। यहाँ पर जो भी है आदिवासी है। अच्छा। अब जितना एक्साइटेड मैं यहाँ आने के लिए था, उतना ही सीरियस और इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं यहाँ की सेल्यूलर जेल विजिट करता हूँ। अंग्रेज़ों ने ये जेल इसलिए बनाई थी ताकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उनके घरों से दूर समंदर के बीच लाकर मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा सके। बड़ा दुख हुआ यहाँ आकर। यूं ही इस जगह को काला पानी की सज़ा नहीं कहते। आप ही सोचो, मैं और आप अगर हमें एक दो हफ्ते के लिए घर से बाहर ले जाया जाए तो हमारी क्या हालत होगी। यहाँ तो लोगों को सालों के लिए कैद करके रखते थे और इस तरह से इसका ओरिएंटेशन किया गया है कि एक कैदी दूसरे कैदी से बात भी नहीं कर सकता था। और भागने की तो बात ही मत पूछो, चारों तरफ पानी ही पानी। मतलब कितनी कठोर परिस्थिति में यहाँ के कैदी रहते होंगे, सोच के ही कुछ होता है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स की ये दुख भरी कहानी अब सेल्यूलर जेल के लाइट एंड साउंड शो के ज़रिए दिखाई जाती है। अब अगले दिन पोर्ट ब्लेयर की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है और हम निकल पड़ते हैं अबरदीन जेटी की ओर, जहाँ से हमारी बोट जर्नी स्टार्ट होती है टुवर्ड्स रोज आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर से 3 किलोमीटर दूर इस आइलैंड का नाम है रोज आइलैंड। आइलैंड पहुंचते ही पता चलता है कि इसे डियर आइलैंड क्यों कहा जाता है। अभी मैं हूँ रोज आइलैंड पर और आज मुझे पता चला कि इसे डियर आइलैंड क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी डियर्स हैं वो कितने ही फ्रेंडली है। अभी मैं पास में जाता हूँ, कुछ नहीं करेंगे। देखो, एक वक्त था जब रोज आइलैंड अंडमान का पहला कैपिटल था, लेकिन एक भयंकर अर्थक्वेक के बाद ये अब सिर्फ एक एबेंडेंड आइलैंड बन गया है। लेकिन आज भी यहाँ कुछ 500 से ज़्यादा हिरन रहते हैं जिनकी देखरेख अनुराधा जी मैडम करते हैं। मेरे नज़रिए से अनुराधा जी एक मैजिकल वुमन है जो जानवरों से बातें करती है, उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती है और कभी कभी तो उन्हें डांट भी देती है। और ये सब देखकर बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, लेकिन एक बात थोड़ी गलत लगी कि यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है टाइम स्पेंड करने को, और मेरे जैसे इंसान को तो 2-3 घंटे भी कम पड़ते हैं। वक्त थोड़ा कम मिला, लेकिन यहाँ से वापस लौटते ही हम निकल पड़ते हैं चिड़िया टापू के लिए। पोर्ट ब्लेयर से करीबन 25 किलोमीटर दूर चिड़िया टापू पहुंचते ही हम मुदा पहाड़ के लिए ट्रैक करना शुरू करते हैं। इस ट्रेल पर हर तरफ पेड़ों के रूट्स थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो लगभग 40 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं माउंटेन क्लिफ पर, और वहां का नज़ारा आप खुद ही देख लो। चिड़िया टापू नाम सुनते ऐसा लगता है कि कोई टापू होगा, उसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चिड़िया टापू यहाँ के बीच का नाम है और यहाँ बीच पे आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अब अगले दिन हमारी समुद्री जर्नी शुरू होती है हेवलॉक आइलैंड की ओर, और हमने टिकट करवाई थी मैक्रूज की। तो पोर्ट ब्लेयर से करीबन 2 घंटे में हम पहुँच जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग आइलैंड ऑफ इंडिया, हेवलॉक।
अभी हम यहाँ से एक स्कूटी रेंट कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन हम यहाँ पे स्कूटी पे ही घूमने वाले हैं। जो मज़ा स्कूटी में घूमने में है वो गाड़ी में कहाँ। होटल पहुँचकर थोड़ा फ्रेश होते ही हम निकलते हैं हेवलॉक एक्सप्लोर करने। ओके, वी आर रेडी नाउ। 1-2 घंटे यहाँ पे आराम किया हमने। सुबह जब हम यहाँ पे आए थे तो इतनी गर्मी हो रही थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। तो अभी थोड़ा रेस्ट करके अभी हम जा रहे हैं राधानगर बीच के लिए। सुना है वहाँ का सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो अभी हम निकलेंगे सनसेट पॉइंट के लिए। तो यार मैं अभी राधानगर बीच पर पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मेरी आंखें, मतलब मैंने क्या देख लिया भाई, कितना ब्यूटीफुल है ये बीच। वाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर और ऐसी ख्याल है शाम जो शायद ही किसी जगह मिलेगी। तो यार अंडमान में एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर सनसेट और सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। अभी 5 बजे और सनसेट हो चुका है और 5 बजे के बाद अंडमान के जितने बीचेस है वो सारे क्लोज रहते हैं। अभी हमें बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, लेकिन क्या गजब का एक्सपीरियंस था ये। अभी 5:30 बजे और अंधेरा होना शुरू हो गया है। देख ही सकते हो अंडमान में कैसे सनसेट और सनराइज होता है। चलो ना ढूंढे शहर एक नया। आज से पहले मैंने कभी स्कूबा डाइविंग की नहीं है, आज फर्स्ट टाइम है मेरा। और ऐसा कहा जाता है कि अंडमान का स्कूबा डाइविंग है वो सबसे बेस्ट है पूरे इंडिया में। और इसमें 2 प्रकार के डाइव आते हैं, एक सोल डाइव, एक बोट डाइव। तो अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वो बोट डाइव है। तो स्कूबा करने से पहले कुछ 20 मिनट की ब्रीफिंग होती है, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि पानी के अंदर कैसे कम्युनिकेशन किया जा सके। Baby, 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 हम धड़कने, दिल जैसे धड़के धड़कने दो। अब जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता हूँ, एक अलग ही दुनिया मेरी आंखों के सामने थी। नीला पानी, इतना साफ कि दूर दूर तक सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। और कलरफुल मछलियाँ तो बिल्कुल पास से गुजरती हुई कोरल रीफ्स के आसपास खेल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस ब्यूटीफुल अंडर सी वर्ल्ड का हिस्सा बन गया हूँ। सच में पानी के अंदर सांस लेने का ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। क्या गजब का एक्सपीरियंस हुआ अभी मुझे। जैसे अंदर पानी के अंदर मैं गया, थोड़ा थोड़ा कानों में दर्द होने लगा, लेकिन ट्रेनिंग अच्छे से हमने ली थी तो काफ़ी अच्छा, मुझे कुछ दिक्कत तो अभी नहीं आई। नीचे तक मैं गया। नीचे जाने के बाद मैंने 12 मीटर तक पूरी डाइव की और अंदर क्या मरीन लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ है, अनबिलीवेबल। ओके, हम रेडी हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंटा बीच, जहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है। और मैंने सुना है कि वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक हेवलॉक जेटी से बोट की टिकट करवा के, और दूसरा एक खूबसूरत जंगल से ट्रैक करते हुए। और जो मज़ा ट्रैक करके वहाँ पहुँचने में है वो स्पीड बोट में कहाँ। तो ट्रैक करते हुए रास्ते में कुछ पेड़ों से मुलाकात हुई जो हज़ारों साल पुराने थे। तो कुछ 30 मिनट का ट्रैक करने के बाद हम पहुँचते हैं एलिफेंटा बीच। तो आपका आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है और अभी हम पहुँच गए एलिफेंटा बीच पर। तो एलिफेंटा बीच कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक्टिविटी के अलावा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आप आओ सिर्फ एक्टिविटी करने के लिए।
अभी हम तो एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम शांत से यहाँ बैठे हैं और इस खूबसूरत समंदर का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तक हमने अंडमान में एक भी सनराइज़ नहीं देखा था, तो सुबह जल्दी उठ के हम पहुँच जाते हैं काला पत्थर बीच। डिसअपॉइंटमेंट यार सन बादलों के बीच छुप गया है, निकल नहीं रहा। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, ऐसा लग रहा है ना किसी हेवन में बैठे हो। देखिए आप, वाओ व्हाट अ व्यू। तो काला पत्थर बीच पर सनराइज देखकर हम रवाना होते हैं नील आइलैंड के लिए। यार ये तो हेवलक से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वाटर कितना ब्लू है, देखो इतना ब्लू तो मैंने हेवलक को भी नहीं देखा था। तो अभी तक जितना भी अंडमान हमने एक्सप्लोर किया था उन सब में नील आइलैंड सबसे बेस्ट था। छोटा सा, कम पॉपुलेशन वाला और बहुत पीसफुल। यहाँ आते ही मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया और फ्रेश होते ही निकल पड़ा नेचर वॉक पे। यहाँ आते ही मुझे पता चला कि पूरे आइलैंड में सिर्फ 40 स्कूटी है और सारी की सारी अभी ऑक्यूपाइड है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी स्कूटी कब आए। 3 बजे का बोला है। तो यार टाइमिंग का बहुत गलत हुआ आज। अब जब भी आओ तो पहले से ही ऑनलाइन स्कूटी रेंट करके आना, ये मेरी आपसे खास एडवाइस है। अब नील आइलैंड में 2-3 बीचेस है, लेकिन एक बीच ऐसा है जिसे 1.5 करोड़ बीच भी कहा जाता है। और यहाँ पर बने हैं ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स जो देखने में काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं। तो यहाँ पर है ना 2 नेचुरल ब्रिज है कि ये वाला नेचुरल ब्रिज 1 और दूसरा नेचुरल ब्रिज 2, जिसके लिए आपको वो करके जाना पड़ता है वहाँ तक। लेकिन अभी हमें मना कर दिया गया है, किसी को भी जाने नहीं दे रहे। तो वो गार्ड है, उन्होंने मना किया है, पता नहीं कोई रीज़न होगा। अब नेचुरल ब्रिज के अलावा यहाँ पर आप बहुत करीब से मरीन लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब लो टाइड होती है तब टाइड पूल्स में बहुत सारी फिशेस और मरीन लाइफ फंस जाती है और ये नज़ारा बिल्कुल एक ओपन एक्वेरियम की तरह दिखता है। तो यहाँ मेरे चारों ओर आप देखते हैं ओपन एक्वेरियम में कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पे। मैं आपको एक क्लोज से दिखाता हूँ, देखिए। इतनी सारी कलरफुल फिशेस को इतने करीब से देखना, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी यूनिक था। और ना चाहते हुए भी मैं एक बच्चा बन गया था जो बस हर चीज़ को मासूमियत से देख रहा था। और ये सब मैं कभी नहीं भूलना चाहता। तो ये थी मेरे अंडमान की कहानी। इसमें सब कुछ सही था, अगर कुछ मिसिंग था तो वो था सीतापुर बीच। और वो इसलिए क्योंकि मेरे आईफोन की गैलरी करप्ट हो गई थी और उसका जिम्मेदार भी मैं खुद ही था। जो हरकत मैंने की थी पानी के अंदर मोबाइल डालने की, बस उसी वजह से मेरा आईफोन की गैलरी करप्ट हो जाती है। तो दुख बड़ा हुआ, लेकिन उस दर्द को मिटाने के लिए कॉर्बियंस को बीच की एक शाम भी काफ़ी थी।